नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसके अंतर्गत हम डार्क रिएक्शन वाले पोर्शन को हम देखेंगे। पिछले क्लासेस में हम किए थे लाइट रिएक्शन वाले हिस्से को, और आज के क्लास में हम देखेंगे डार्क रिएक्शन वाला हिस्सा को, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं लाइट रिएक्शन को। यह होता है लाइट डिपेंडेंट होता है, लाइट डिपेंडेंट। ठीक, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, और आज हम फोकस करेंगे डार्क रिएक्शन, जो एक मिस नाम्ड है। ठीक, गलती से मतलब डार्क रिएक्शन नाम फेमस हो गया। एक्चुअल में यह लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि यह रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में भी होगा और लाइट के अब्सेंस में होगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर होता है कार्बन का रिडक्शन होता है, कार्बन का रिडक्शन होता है और बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, कार्बन का रिडक्शन होता है और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब देखें कि इस रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो मैं पिछले क्लास में बताया हूं आपको, यह रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले हिस्सा में। ठीक है, तो इस स्ट्रोमा को याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाला हिस्सा में यह रिएक्शन होता है। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पूछ देगा कि स्टार्च का, सुक्रोज का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। ये जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, यह कहाँ पाया जाता है पूछ देगा, तो आपको याद रखना है स्ट्रोमा में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है। ठीक है, पूछ देगा कि यह रिएक्शन दिन में होता है कि नहीं, है ना। डार्क रिएक्शन है वो नाइट में होता है कि डे में, और ऑप्शन में आपको दे देगा कि डे ओनली, नाइट ओनली, और नाइट और डे बोथ करके, तो आपको लेना है बोथ। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन है या क्या है, दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दिन में हो कि रात में ही हो। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को आपको याद रखना है। हम इसमें डार्क रिएक्शन में मोस्टली जो प्रमुख जो पथवे बोला जाता है, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इसे इसलिए बोलते हैं, इस साइकिल को दिया था एम केल्विन के द्वारा। ठीक है, इस साइकिल को किसके द्वारा दिया गया था, एम केल्विन, एम केल्विन और ए बेंसन के द्वारा। ठीक है, कब दिया गया था जी, 1954 में दिया गया था। एम केल्विन और ए बेंसन के द्वारा इस साइकिल को दिया गया था। इसी के नाम पर इस साइकिल को कहा जाता है केल्विन साइकिल। ठीक है, और एम केल्विन और ए बेंसन को इसके लिए जो कार्बन पथवे की खोज किया था, इसके लिए 1961 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है जी, सबसे बड़ा जो प्राइज होता है संसार का। ठीक है, इनके लिए इन्हें 1961 में नोबेल प्राइज किया गया था। अब हम थोड़ा से इसका टेक्निकल टर्म में आए कि जो इन्होंने जो कार्बन पथवे का जो खोज किया था, ठीक है, प्लांट में कार्बन पथवे का खोज किया था, तो इन्होंने जो टेक्निक यूज किया था उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। और इन्होंने कार्बन का, ठीक है, जो हैवी कार्बन को यूज किया था, रेडियो एक्टिव कार्बन, कार्बन 14 को यूज किया था। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, किसको यूज किया था जी, कार्बन 14 को। ठीक है, तो इसमें बस इस टेक्निक का आपको नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। इस टेक्निक को आपको याद रखना है। और इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म पर काम किया था, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है क्लोरेला। ठीक है, इन्होंने जो खोज किया था C3 पथवे का, तो क्लोरेला में अपना प्रयोग को किया था, रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो टेक्निक प्रयोग किया था, और इसी के थ्रू इन्होंने इन पाथवे का पता लगाया था, कार्बन पाथवे का पता लगाया था, जिसके लिए इन्हें 1961 में दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसका बात को याद रखना है। तो यहाँ पर हमको फैक्ट क्या क्या मिला जी, जो साइकिल होता है यह स्ट्रोमा में चलता है। ठीक है, केल्विन साइकिल का खोज किसने किया था, एम केल्विन और ए बेंसन। ठीक है, कहाँ कौन सा टेक्निक यूज किए थे कार्बन पाथवे खोज के लिए, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। इसके अलावा इनमें याद रखना है कि इनमें इन्होंने क्लोरेला नामक जो एल्गी है, ठीक है, क्लोरेला एक क्या है, एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, इस एल्गी पर, शैवाल पर खोज किया था।
अब हम बात करते हैं, हम इसका जो प्रमुख पथवे को देखेंगे। पथवे को हम देखें तो यह 3 भाग में पूरा होता है। एक होता है कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन। हम इसका प्रमुख स्टेप को देखें। वैसे आपको ग्रेजुएशन लेवल में अगर देखना रहेगा तो मेरे जो चैनल में जा करके देख सकते हैं, इसका डिटेल लेक्चर है। हम अब सब फैक्ट फिगर को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन राइबोलोज 1,5 जो 20 फास्फेट है, यह 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड मिलता है, और यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करता है रूबिस्को एंजाइम वर्क करता है। दूसरा रिडक्शन है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसी से स्टार्च का सिंथेसिस होता है। तीसरा क्या है, रीजनरेशन। यहाँ पर 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का फिर से रीजनरेशन होता है, और क्या बनाता है, आरयूबीपी का निर्माण करता है। अब हम इसका डिटेल को देखते हैं। तो साथियों, इसमें आपको याद रखने वाली जो चीजें हैं, हम इसका पहला स्टेप देखेंगे, राइबोलोज 1,5 20 फास्फेट। तो राइबोलोज 1,5 20 फास्फेट का होता है कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन जब इसका होता है तो यहाँ पर वर्क करता है एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। और इस रूबिस्को एंजाइम के बारे में बता दूं, यह संसार में, ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हमारे अर्थ में एंजाइम है। कौन जी, रूबिस्को एंजाइम, राइट। रूबिस्को एंजाइम ये क्या कराता है, कार्बोक्सिलेशन कराता है, और यहीं से हमारा क्या रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 6 कार्बन वाले, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। देखिए राइबोलोज 5 फास्फेट है, यह कितना कार्बन वाले हैं, यह है आपका 5 कार्बन वाले, ठीक है जी। कितना है, 5 कार्बन वाले कंपाउंड है, और यहाँ पास ये बनाता है 6 कार्बन वाले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। और जो 6 कार्बन वाले जो इंटरमीडिएट कंपाउंड, यह 2 हिस्सा में टूट जाता है, और यहाँ पास 3 कार्बन वाले, राइट, यहाँ पास कौन से कितना कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनाता है, और ये बनाता है 2 कंपाउंड, राइट। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, 2 के गुणित लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड बनाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का, ठीक है। और ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड ही इसका प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जो 3 कार्बन वाले होता है, ठीक है। 3 कार्बन वाले जो प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इस पाथवे को C3 पाथवे कहा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि C3 पाथवे को C3 पाथवे क्यों कहा जाता है, या केल्विन साइकिल को C3 पाथवे क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका रहेगा, तो आपको लेना है कि इसमें फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वह 3 कार्बन वाले कंपाउंड होता है, इसीलिए इसे C3 पाथवे के नाम से जाना जाता है। और पहला स्टेबल कंपाउंड इसका होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है जी। कौन सा, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड इसका प्रथम स्टेबल कंपाउंड होता है, इसीलिए इसे C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। हम दूसरा स्टेप में देखेंगे इसका रिडक्शन। और रिडक्शन के टाइम में यहाँ पर देखिए जो लाइट रिएक्शन का जो उत्पाद था, ठीक है, पिछले क्लास में बोला था इसको कि जो एटीपी है और NADPH को यूज करता है, और यहाँ पास जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है और बना लेता है, यहाँ पास क्या बनाता है, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरिक एसिड से क्या बना, ग्लिसरल्डिहाइड बना, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। और यहाँ जो एटीपी है वह ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट टूटता है, और NADPH2 रिड्यूस होकर के NADP प्लस के रूप में रहता है, ठीक है। बाद में इसका फिर से जो लाइट रिएक्शन में या फिर से क्या बनता है, वहां पर जाकर के रीजनरेट होकर के ATP और NADPH2 का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर हम देखें जो रिडक्शन जो हुआ और ये 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का जो निर्माण हुआ है, इसी से स्टार्च और शुगर का सिंथेसिस होता है। देखिए ये रिएक्शन से ये जो 3 फास्फो, इसका हम थोड़ा सा रीजनरेशन बना दूं मैं आपको। जो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है इसका रीजनरेशन होता है, यहाँ पर फिर से पुनः ATP का यूज होता है, और पुनः एक ATP यूज होगा, और ये इससे क्या बनेगा, राइबोलोज 1,5 20 फास्फेट का रीजनरेशन हो जाएगा। अब देखा जाए इसमें एक राउंड चलता है ये साइकिल, तो एक साइकिल चलने में आपको याद होगा कि यहां पर यूज होता है 2 ATP, ठीक है, और यहां पर 1 ATP, तो कुल मिलाकर के यहाँ पास टोटल 3 ATP, ठीक है। अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें पूरा 3 ATP यूज होता है एक सर्कल में,
ठीक है, तो आपको याद रखना है केल्विन साइकिल के एक चक्र में कितना एटीपी कितना एनएडीपीएच यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि एक चक्र में 2 एनएडीपीएच, थोड़ा सा, ठीक है, 2 एनएडीपीएच और 2 एटीपी के रूप में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 एनएडीपीएच और 1 और 2, ठीक है, मतलब 3 एटीपी का यूज होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से ट्रायोज फास्फेट बनता है और इसी ट्रायोज फास्फेट से सुक्रोज और स्टार्च का सिंथेसिस होता है, यानी कि यहीं से सुक्रोज और स्टार्च का सिंथेसिस होता है। अब देखिए 6 कार्बन वाले कंपाउंड अगर बनना रहेगा, एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, तो ग्लूकोज बनने के लिए इस साइकिल को 6 बार चलना पड़ेगा, राइट, और 6 बार चलेगा तो कितना एटीपी हो जाएगा जी, 6 तिया 18 एटीपी और 12 NADPH2 का इस्तेमाल होगा यहाँ पास। तो हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें तो देखिए 6CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH2 से ये मल्टीपल एंजाइम से गुजरेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 18 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस 12 NADP प्लस 6H2। इस प्रकार से हम इसका ओवरऑल रिएक्शन के रूप में देख सकते हैं। अब देखा जाए, आपको पूछ देगा कि स्टार्च का सिंथेसिस कहाँ पर होता है पौधे का, तो आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में होता है। सुक्रोज कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कौन से भाग में, स्ट्रोमा में। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो स्टार्च सुक्रोज का जो सिंथेसिस है किससे होता है, तो आपको याद रखना है इस साइकिल में 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से ही सिंथेसिस होता है। इस चीज को ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से साथियों इसमें का जितना भी जो फैक्ट था उस फैक्ट को मैं इसमें कवर कर दिया। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों C4 साइकिल के बारे में। आपको बता दूं कि 1965 तक सिर्फ C3 साइकिल के बारे में पता था। तो उस टाइम तक ऐसा माना जाता था कि डार्क जो रिएक्शन की जो प्रोसेस है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की प्रोसेस है जिसमें कार्बन का रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके लिए सिर्फ C3 पाथवे पाया था ऐसा माना जाता था। लेकिन 1966 में AMD हैच एंड CR स्लेक ने स्पष्ट कर दिया कि कार्बन फिक्सेशन की और पथ्य पाया जाता है और जिसमें खोज हुआ था C4 साइकिल की। ठीक है, और इस C4 साइकिल को हैच स्लेक पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। क्या जी, हैच एंड स्लेक पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्टली जो हैच स्लेक जो पाथवे है इनका जो कारण है हम देखें तो ये पाया जाता है मोनोकॉट में, स्पेशली जैसे कि उदाहरण के लिए एट्रिप्लेक्स, शुगर केन जैसे आप लोग गन्ना खाते हो है ना, माइज और साइप्रस में स्पेशली जो C4 साइकिल है ये पाया जाता है। ज़्यादातर इनका जो पाया जाता है मोनोकॉट प्लांट के जो मेंबर है उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो आपको एग्जाम्पल ग्रुप में याद रखना है एट्रिप्लेक्सा, शुगर केन और माइज, साइप्रस। ठीक, इसे बार बार पूछा गया है, आपको पूछ देगा कि जो C4 कौन C4 प्लांट है कौन C3 प्लांट है। ठीक है, तो ये अक्सर पूछ देता है। तथा डाइकोट में जो C4 प्लांट है उसमें आपको याद रखना है एमरेंथस को। ठीक है जी, किसको याद रखना है, एमरेंथस को याद रखना है। अब हम देखें तो C4 प्लांट की स्पेशल जो खासियत है जिनमें स्पेशल प्रकार की एनाटॉमी पाया जाता है और उसे कहा जाता है क्रेंज एनाटॉमी। ठीक है, इनमें जो कोशिका रहता है वह क्या कहते हैं बंडल सी सेल से घिरे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंडल सी सेल है, ठीक है, तो बंडल सी सेल में ही जो C4 साइकिल है मीजोफिल और बंडल चित में पाया जाता है। ठीक है, किसे पाया जाता है जी, मीजोफिल और बंडल चित सेल में पाया जाता है आपका C4 साइकिल। अगर हम बात करें तो जो बंडल चित सेल है यहाँ पर देखिए, जो बंडल चित सेल यहाँ पर पाया था C3 साइकिल ही पाया था इसके अंदर में। लेकिन हम यहाँ पर इनकी अगर बात करें, ठीक है, देखिए मीजोफिल सेल को, तो मीजोफिल सेल में अगर हम नजर डालें, मीजोफिल में अगर हम नजर डाल के देखें तो इनमें का जो ग्राना रहता है वो बड़ा रहता है। ठीक है, इसका ग्राना क्या रहता है, बड़ा रहता है, लार्ज साइज ऑफ ग्राना। ठीक है, यहाँ पास CO2 जो फिक्सेशन वाले जो एंजाइम है रूबिस्को एंजाइम ग्राना में एब्सेंट रहता है, मीजोफिल में एब्सेंट रहता है, लेकिन यहाँ पाया जाता है पेप्केज एंजाइम।
राइट। क्या पाया था? पेप्केज एंजाइम पाया था, याद रखना इसको, पेप्केज, ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और यह एंजाइम है CO2 का एक्सेप्टर, CO2 एक्सेप्टर, ठीक है, CO2 एक्सेप्टर के रूप में इनके जो साइटोप्लाज्म में मीजोफिल सेल के पाए जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेप्केज एंजाइम। यह स्पेशल है। आपको पूछ देगा कि C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर है वह कौन है, तो आपको याद रखना है पेप्केज एंजाइम, ठीक है जी। अब हम देखें, ये जो मीजोफिल सेल है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर करके बंडल चित में भेजते रहता है, और बंडल चित में पाया जाता है C3 साइकिल, ठीक है। और जबकि मीजोफिल के खासियत देखें, यहाँ पर जो C3 साइकिल के जो एंजाइम है, ठीक है जी, C3 साइकिल के एंजाइम, C3 साइकिल के जो एंजाइम है ये क्या रहता है? अब्सेंट रहता है मीजोफिल सेल में। इसी कारण से कार्बन का यहाँ पर फिक्सेशन नहीं हो पाता है मीजोफिल सेल में, और ये भेजता है कहाँ? बंडल चित में। और बंडल चित में पाया जाता है रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम? रूबिस्को एंजाइम बंडल चित में पाया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम C4 साइकिल की। तो C4 साइकिल को हम यहाँ पर देखें कि C4 साइकिल क्यों कहते हैं, ठीक है। एक सवाल बनता है कि C4 साइकिल को C4 साइकिल क्यों कहा जाता है, तो देखिए हम जवाब में आगे चल करके हम देंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टोमेटा के माध्यम से इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, जहां पर पाया जाता है वाटर, और वाटर से मिल करके यह बनाता है इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है जी। वाटर से मिल के बनाता है इनऑर्गेनिक एसिड HCO3, और यह HCO3 रहता है इनऑर्गेनिक एसिड है। यह फास्फोइनॉल पायरुवेट से या पेप से, ठीक है, पेप बोल सकते हैं शॉर्टकट में, फास्फोइनॉल पायरुवेट से मिल करके ऑक्जिलो एसिटिक एसिड बनाता है। यही हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। और ये कितना कार्बन वाला होता है? ये होता है 4 कार्बन वाले, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकिल को बनाने का यही मतलब है, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही रटवा सकता था, लेकिन आप इसको जब डिटेल में समझे रहेंगे तो इसे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसका यही मतलब है कि आपको क्या है? कंप्लीटली मेमोराइज करवाना, कंप्लीटली इसको क्या है? याद करवाना। तो यहाँ पर एंजाइम कौन काम करता है? पेप्केज, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था, इसका क्या है? CO2 एक्सेप्टर, ठीक है। CO2 को यही एक्सेप्ट करता है पेप्केज एंजाइम, ठीक है। ये खासियत है, बहुत खास एंजाइम है पेप्केज एंजाइम, जो C3 प्लांट में नहीं पाया जाता है। इसी कारण से C4 प्लांट को ज्यादा इफिशिएंट माना जाता है कार्बन फिक्सेशन के मामले में, ठीक है। तो अब देखें, जो ऑक्जिलो एसिटिक एसिड बना था 4 कंपाउंड, ठीक है, 4 कार्बन वाले, यह MDH एंजाइम माइलिक एसिड, ठीक है, माइलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में यह बनाता है माइलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पास NADPH है, वह NAD में कन्वर्ट हो जाता है, और ये माइलिक एसिड है, यह प्लाज्मोडेस्माटा से होकर के डिफ्यूज होकर के कहाँ चला जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा होकर के बंडल चित में आता है, और यहाँ पर फिर से बंडल चित में माइलिक एसिड है, यह जो माइलेट है ये आपका ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर फिर से MDH एंजाइम माइलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हुआ था उसका जस्ट उल्टा रिएक्शन हो रहा है, ठीक। यहाँ ऑक्जेलिक एसिड माइलिक बदल रहा है, यहाँ माइलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड में बदल रहा है, ठीक है। अब इस ऑक्जेलिक एसिड में जो कार्बन है, इसमें कहा देखिए, हम यहाँ पर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम लिखे हैं, तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंट में यह बनाता है पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड होता है 2 कार्बन वाले, सॉरी 3 कार्बन वाले होता है ये, ठीक है। पायरुविक एसिड कितना होता है? 3 कार्बन वाले कंपाउंड होता है, और ये कहाँ चला जाता है? जो पायरुविक एसिड के C3 साइकिल में ये प्रवेश करता है, जहाँ से शुगर का सिंथेसिस होता है, ठीक है जी, जहाँ से शुगर का सिंथेसिस होता है। अगर हम देखें यहाँ पास, तो आपको मैं एक स्पेशल चीज़ बताऊं, जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड से
हम यहाँ पर देखें तो पायरुविक एसिड है या डिफ्यूज होकर ये कहाँ चला जाता है, मीजोफिल सेल में रहता है, और मीजोफिल में आने के बाद में यह बनाता है फास्फोइनोल पायरुवेट। तो यहाँ पर फिर से एक एटीपी की आवश्यकता होगी, ठीक है, एक एटीपी की आवश्यकता होगी। ये बनाता है एडेनिसिन मोनोफास्फेट AMP प्लस PI, ठीक है, इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा। और यही जो फास्फोइनोल पायरुवेट है, ठीक है, जो हमारा 3 कार्बन वाले कंपाउंड है, ये फिर से क्या होता है, साइकिल के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से C4 साइकिल चलते रहता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन का यहाँ पर फिर से मेमोराइज करने वाला पॉइंट है ऑक्जिलो एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछ देगा कि जो क्वेश्चन में ये दे देगा कि कार्बन का फिक्सेशन कहाँ पर हो रहा है, तो फिक्सेशन हो रहा है कार्बन का कहाँ पर हो रहा है जी, बंडल शीथ में हो रहा है, ठीक है, नॉट मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में कार्बन का एक्सेप्टर पाया जाता है, पेप्केज पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन का एक्सेप्टर बोलने से पेप्केज को आपको याद रखना है, जबकि फिक्स कहाँ पर हो रहा है, बंडल शीथ सेल में, ठीक है। और यहाँ पर बंडल शीथ में कार्बन का जो रिसीव करने वाला एक्सेप्टर रहता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर C3 साइकिल जैसे हम पीछे पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार C3 साइकिल चलता है और स्टार्च शुगर का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको C4 साइकिल में चीज़ों को याद रखना है। खास करके कब दिया गया, किसके द्वारा दिया था, हेस्लेस के द्वारा दिया गया था। इसको बहुत मेमोरी पॉइंट है, तो हेस्लेस पथ्य बोलते हैं। उदाहरण एट्रिप्लेक्स, शुगर केन, माइज, साइप्रस है। इसके अलावा डाइकोट में मिरेंथस लेना है। इसका स्पेशल फीचर आपको याद रखना है क्रेंज एनाटॉमी को, ठीक है। इसके अलावा पूछ देगा कि जो मीजोफिल सेल में, ठीक है, रूबिस्को, तो रूबिस्को एंजाइम है, ये पाया जाता है कहाँ पास, ये पाया जाता है आपको बंडल शीथ सेल में, ठीक है। और मीजोफिल में कौन से नहीं पाया जाता है, तो पेप्केज एंजाइम, ठीक है। तो पूछ देगा कि कहाँ संपन्न होता है, तो आपको याद रखना है मीजोफिल और बंडल शीथ दोनों सेल में क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट साइकिल है साथियों कैम साइकिल। कैम साइकिल यानी कि डार्क CO2 फिक्सेशन, जिसे हम कहते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार का जो साइकिल है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, यह पाया जाता है सकुलेंट प्लांट में, ठीक है जी, सकुलेंट प्लांट में। और इसके सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट में, इसीलिए इसे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, कैम साइकिल को डार्क CO2 फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं, या इसे बोलते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से। या स्पेशल टाइप के जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, मांसल पौधे होते हैं, उनमें ये साइकिल पाई जाती है। अगर हम बात करें इनमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 की बात करें, तो इसमें पाया जाता है पेप्केज एंजाइम, ठीक है। कौन से एंजाइम पाया जाता है, पेप्केज एंजाइम। जबकि C3 साइकिल में क्या था, रूबिस्को था, और C4 साइकिल में भी क्या था, पेप्केज था। तो इस बात को आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें इसमें मांसल पौधे, तो कौन कौन से मांसल पौधे हैं, तो बात करें, देखिए कलंची, ब्रायोफिलम, सेडियम और क्लिनिया, ठीक है। ये सब क्या है, कैम प्लांट के उदाहरण है। इसके अलावा जैसे ओपोनिटा, जैसे नागफनी को बोलते हैं, है ना। इसके अलावा घिक्वार, ये सब भी क्या है, इसी में का एग्जाम्पल है। हम देखें साथियों जो केम साइकिल की बात कर रहे हैं, केम प्लांट की, तो केम क्या है, एक स्पेशल जो एरिया में पाया जाता है। तो इस एंजाइम का हम देखेंगे तो यहाँ पास इसके साइटोप्लाज्म में रूबिस्को और पेप्केज दोनों एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। जबकि मैं अंतर बता दूं आपको, जो हम देखें कि C4 प्लांट है, उनमें सिर्फ मीजोफिल सेल में पेप्केज पाया जाता है, जबकि बंडल शीथ में रूबिस्को पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास मीजोफिल सेल में ही दोनों प्रकार के सेल पाया जाता है, और इनमें कोई प्रकार का क्रेंज एनाटॉमी ऑब्जर्व नहीं किया गया है। इनका खास बात है साथियों, इनमें जो स्टोमेटा है वह नाइट में ओपन होता है, क्योंकि जो सकुलेंट जो प्लांट है यह जेरोफाइटिक एरिया, पानी की जो कम पानी वाला जो एरिया है, ठीक है, मरुस्थलीय जो इलाका है, जेरोफाइटिक जो लैंड है, ऐसे इलाका में ये जो कैम प्लांट है वो पाए जाते हैं। और रात को अपना स्टोमेटा को ओपन करते हैं, जिससे इससे क्या होता है, पानी का क्या है, बचत हो सके। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे इस साइकिल के बारे में पहले बात करते हैं।
तो साइकिल में हम देखें सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक CO2 है यह स्टोमेटा के माध्यम से, जब रात में स्टोमेटा ओपन होती है तो उस समय CO2 क्या होता है, प्रवेश करता है यहाँ पास। तो CO2 जब प्लांट में प्रवेश करता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में यह इनऑर्गेनिक एसिड HCO3 का फॉर्म करता है। और यह जो HCO3 एसिड है यह है ना, यही एसिड पेपकेट से मिल करके पेप से मिल करके फास्फोइनॉल पाइरुवेट से मिल करके ऑक्जिलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। अब देखिए साथियों, जो ऑक्जिलो एसिटिक एसिड है यह MDH मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंट में यह मैलिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा जी, मैलिक एसिड का। यहाँ पर NADPH का रिडक्शन होता है और NADPH का निर्माण होता है। हम देखेंगे जो मैलिक एसिड है यह रात में जितने ही मैलिक एसिड बनता है, जो इसीलिए तो बोलते हैं ना इसे डार्क फिक्सेशन, जितने मैलिक एसिड बनता है यह वैक्यूल में स्टोर होने लगता है। ठीक है जी, कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल में स्टोर होने लगता है। और दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में यहीं पर जो मैलिक एसिड है यह चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज होकर के, और क्लोरोप्लास्ट में यहाँ बस काम करता है NADP प्लस मैलिक एंजाइम काम करता है और इसे बनाता है, पाइरुवेट का निर्माण करता है। और इसी दौरान CO2 है वह रिलीज हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और यह C3 साइकिल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करेगा जी, C3 साइकिल में प्रवेश करता है, जहाँ से स्टार्च का सिंथेसिस होता है। हम देखेंगे तो ये जो पायरुविक एसिड है यह रात के टाइम में फिर से क्या हो जाता है, डिफ्यूज होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये पायरुवेट है और ये बनाता है फास्फोइनॉल पायरुवेट। एक ATP खर्चा करके ये क्या बनाता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है। और यह सक्रिय जो साइकिल है फिर रात आता है तो फिर चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से कैम्प साइकिल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, इनमें आपको याद रखना है ऑक्जिलो एसिटिक एसिड। यह अभी कितना कार्बन होता है जी, 4 कार्बन वाले होता है इसमें पाए जाने वाले ऑक्जेलिक एसिड। तो इसको भी याद रखना है। आपको पूछ देगा कि पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट है कितना कार्बन वाले हैं, तो आपको याद रखना है ऑक्जेलिक एसिड 4 कार्बन वाले। ठीक है, पूछ देगा कि इसमें स्टोमेटा कब ओपन होता है, तो आपको याद रखना है कैम्प प्लांट में स्टोमेटा रात में ओपन होता है, जबकि दिन में स्टोमेटा क्लोज रहता है, बंद रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कैम्प साइकिल को याद रखना है। और इसमें एक और जो क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए कितना ATP की आवश्यकता होती है, तो आपको याद रखना है कैम्प साइकिल में 30 ATP का आवश्यकता होता है एक ग्लूकोज का सिंथेसिस करने में। ठीक है, तो फैक्ट आपको क्या क्या याद रखना है साथियों, इसे हम बोलते हैं कैम्प साइकिल। कैम्प साइकिल को बोलते हैं डार्क CO2 फिक्सेशन या ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कब इसको मतलब सबसे पहले किसमें खोजा गया था, तो आपको याद रखना है ग्रेसुलेसी फैमिली में खोजा गया था, इसीलिए इसे ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। इसका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पेप्टेज एंजाइम है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा उदाहरण को देखिए कलंचू, ब्रायोफिलम, सेडियम, क्लेनिया, ओपोनिटा। ठीक है, ये सब क्या है, घिक्वार, ये सब क्या है इनमें का एग्जाम्पल है। इनमें महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यहाँ पर दोनों एंजाइम पाया जाता है, इसका साइटोप्लाज्म मेसोफिल के रूबिस्को और पेप्टेज दोनों प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तथा इसमें 30 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे चीज़ों को आपको याद रखना है इस C3 साइकिल में। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले मुख्यतः हमें 2 कारक दिखाई देता है। कौन कौन सा कारक है जी, एक होता है एक्सटर्नल कारक फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। ठीक है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। तो चलिए पहले बात करते हैं बाह्य कारक में। सबसे पहले लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में अगर हम देखें तो प्रकाश क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए उपयुक्त जो लाइट होता है यह 300 से, ठीक है, कितना जी, इसका जो मैक्सिमम जो है इसे हम बोलते हैं 750 nm तक की। ठीक है, 750 nm तक की ये जो लाइट है ये क्या होता है, सुइटेबल होता है। ठीक है, कितना, 300 से 700 nm तक की। जबकि इंफ्रारेड, ठीक है, कौन सा लाइट, ये होता है विजिबल लाइट।
इसी लाइट में होती है। अगर हम लाइट की कलर की बात करें तो आपको बता दें रेड और ब्लू लाइट में होगी, ठीक है। जैसे नीचे नीचे आएंगे, ठीक है, तो जो ग्रीन लाइट है इसमें ना के बराबर होगा। ग्रीन में क्या होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है, बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन ये मोर इफिशिएंट माना जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, लाइट में हम एक बात देखें, एक कंडीशन आता है लाइट में यहाँ पास जिसे हम बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, कंपनसेशन जो पॉइंट होता है यहाँ पास फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। इस चीज को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग पौधे अलग अलग लाइट इंटेंसिटी में रहना पसंद करते हैं, जिसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हम देखें कि जो पौधे कम लाइट में रहना पसंद करते हैं उसे बोलते हैं क्या बोलेंगे जी, इसे बोलेंगे इसियोफाइट। और दूसरा जो अधिक लाइट में रहना पसंद करते हैं उसे बोलते हैं हेलियोफाइट, ठीक है। ब्लैकमैन ने इसमें एक सीमाकारी प्रभाव दिया था। उनका मानना है कि उसका जो न्यूनतम जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसका न्यूनतम पर जो होता है वह उसका क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब जो इसके नीचे में नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो क्या करता है, एक लिमिटिंग जो फैक्टर में काम करता है, उसी को इन्होंने ताप, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके लिए जो लिमिटिंग फैक्टर दिया था ब्लैकमैन ने, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा चीज़ आते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो देखिए टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। टेम्परेचर में इसमें माना जाता है जो टेम्परेचर, जो सुइटेबल जो टेम्परेचर है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग जैसे है, ठीक है। तो खास करके अगर हम टेम्परेचर की अगर बात करें, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, 30 to 35 डिग्री जो टेम्परेचर है ये उपयुक्त माना जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या मानता है, पर्याप्त माना जाता है, ठीक है। जबकि 40 डिग्री से ऊपर होता है तो फोटोसिंथेसिस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसका रेट क्या होता है, कम होने लगता है 40 से ऊपर होने लगता है। तो क्योंकि प्लास्टिड है, जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है, नष्ट, नुकसान पहुंचता है उसको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें साथियों, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.03 होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसे हम जब बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो कब तक, 0.9 तक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बढ़ता है। 0.9 तक फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, यानी कि लगभग 30 गुना बढ़ाते हैं, तो उसके बाद में बढ़ता है। और 0.9 से, ठीक है, जितना फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इधर जितना भी हो, ठीक है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगा, कम होने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसमें याद रखिएगा 0.3 से 0.9 तक हम इसे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ने लगता है। आफ्टर देन उसके बाद जो बढ़ाते हैं तो उसका रेट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे वाटर, तो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, हम जो फोटोसिंथेसिस में हम देखें मुख्य रूप से, तो वाटर का, तो वाटर में फोटोसिंथेसिस में प्लांट जितने भी वाटर वो करता है उसका मात्र 1% वाटर को फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, ठीक है जी। जो वाटर एब्जॉर्ब करता है उसके 1% वाटर को ही क्या करता है, ये यूज करता है। बाकी चीज़ें क्या होता है वो उसमें हो जाता है। अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होते जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, प्रभावित होगा। अच्छा, मिनरल में बात करें नेक्स्ट, तो मिनरल में खास करके मैग्नीशियम आयन, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण फैक्टर है क्योंकि क्लोरोफिल के संरचना में ये बहुत ही जरूरी चीज़ है मैग्नीशियम आयन का होना।
और मैग्नीशियम के अलावा, ठीक है, अगर ये मैग्नीशियम आयन अगर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, इसकी कमी होगा अगर, ठीक है, तो क्या होने लगेगा जी, ये प्लांट में क्लोरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस हो जाएगा। हम नेक्स्ट जो फैक्टर देखेंगे इंटरनल फैक्टर, तो इंटरनल फैक्टर में आपको याद रखना है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की अगर क्या होगा, क्लोरोफिल जहां जहां पास होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, रहेगा जितना ज़्यादा क्लोरोफिल उतना ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ कोई लिमिटिंग नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट आता है लीफ का स्ट्रक्चर। तो आपका लीफ का स्ट्रक्चर में स्टोमेटा कितना है, लीफ का मोटाई कितना है, ठीक है, लीफ का साइज कितना है, उस पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रकार से साथियों फोटोसिंथेसिस का चैप्टर खत्म। हम एक दिन और देखेंगे फोटोसिंथेसिस के संबंधित मतलब प्रयोग के बारे में कि कौन कौन से प्रयोग है जो फोटोसिंथेसिस में कारगर होता है। तो इसका जितने भी जो सारे जो पॉइंट मैं बताया हूँ उस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो को स्किप कर करके आराम से सब चीज़ को देखिए, नोट कीजिए, क्योंकि मैं जो लेक्चर लेकर के आता हूँ आपको वो सारे लेक्चर उस प्रकार के कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमारे जितने भी जो नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आज के क्लास में इतना ही साथियों। आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, है ना। और